में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम एक और इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है बट स्टैट्यूटरी है। शुरुआत एग्जीक्यूटिव से हुई इसकी, एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर। करमवीर एग्जीक्यूटिव बॉडी तो वही होती है जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनती है। इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, डिजास्टर्स, इंडिया इज़ वल्नरेबल टू ऑल डिजास्टर्स। ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं है ये, हमने ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया है। चाहे अर्थक्वेक हैं, चाहे लैंडस्लाइड्स हैं, चाहे एवलांचेस हैं, चाहे सुनामीज़ हैं, चाहे सॉइल इरोजन है, चाहे फ्लड्स हैं, चाहे ड्रॉट्स हैं, सो मैनी नेचुरल डिजास्टर्स हमने पढ़े हैं। चाहे गैस लीकेजेस ही हैं, मैन मेड डिजास्टर्स भी आर देयर। सो इसको कैसे सेटल किया जाए? भारत लंबे समय तक कई डिजास्टर से जूझता रहा। समय समय पर भारत चेतन भी होता रहा कि इस डिजास्टर को कैसे मैनेज करें। इसके लिए तो क्यूमुलेटिव एफर्ट पूरे देश भर के स्तर पर चाहिए। अकेले राज्य के स्तर पर इससे निपटा नहीं जा सकता। राज्यों की आर्थिक परिस्थितियाँ, राज्यों की अब तक की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मिटिगेशन टेक्निक्स, मैकेनिज्म्स, किसी डिजास्टर को लेकर के उनकी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी। स्टेट्स आर फाइनेंशियली वल्नरेबल क्योंकि जितने भी खर्चे वाले काम हैं, हमारी जो 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, खर्चे वाले काम सारे राज्यों को दिए हुए हैं। चाहे पुलिस है, चाहे शिक्षा है, चाहे सेहत है, वो सब उनको दिया हुआ है। ऐसे में डिजास्टर इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि रेवेन्यू सेंटर के पास जा रहा है, वहाँ से पूल शेयर होकर राज्यों के पास आएगा। सो बहुत सारी इंट्रिकेसीज थी। तो ये माना गया कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाएं जिसमें से कंसर्टेड एफर्ट स्ट्रीमलाइंड मैनर में होकर के आएँ, देश उस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन एग्जीक्यूशन राज्य के स्तर पे भी हो और राज्य के नीचे इकाई डिजास्टर भी हो। तो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को बनाया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिल जाएगी, उसके ऊपर राज्य के स्तर पर। लेकिन सारी योजना बनाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस करना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सारा डाटा कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर हो ताकि देश एक दिशा में आगे बढ़े। उसी के तहत ये नेशनल कैरेक्टर का इंस्टीट्यूशन आपके सामने आया, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब लंबे समय तक भारत इन सब चीज़ों से जूझता रहा, इस तरह के डिजास्टर्स होते रहे और भारत उस परिस्थितियों में पहुंचा कि अब वो ऐसी संस्थाएं बना सकता है, तो इसे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी उस समय की सरकार ने बनाई। इसी को आगे बढ़ करके नेशनल कमेटी 2001 का नाम दिया गया क्योंकि इस कमेटी के काम करने के दौरान ही, हाई पावर्ड कमेटी 1999 में बनाई, काम कर रही थी। भुज में अर्थक्वेक आया 2001, सब जानते हैं। भुज अर्थक्वेक 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा था, सारी दुनिया ऐसे ऐसे शेक हो गई। हम भी तब होते थे, हम भी हैं, हम तो पुराने लोग हैं यार। तो शेक हो गया सब, नुकसान भी काफ़ी हुए क्योंकि कहा जाता था कि भाई क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, लोग घरों में थे, तो नुकसान काफ़ी हुआ। भुज के अर्थक्वेक के बाद ये जिज्ञासा ये लोगों में हुआ कि भाई अब संस्थाएं कोई ऐसी बनाई जाए जो पहले ही प्रिडिक्ट करें कि ये होने क्या वाला है डिज़ास्टर, जो उसके लिए पहले ही मिटिगेशन मैकेनिज्म अच्छे बना लें, बेटर प्रिपेयर्डनेस हो कि जब हो जाए इवेंट तो फिर कैसे रेस्क्यू किया जाए फटाफट, कैसे रेस्क्यू करने के बाद हम उनको रिकवर करें और फिर रिहेबिलिटेट करें। ये सारी चीज़ें RRR पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे थॉट्स आए, हमने ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो 2001 में ये कमेटी बनाई, ये भी जांच कर रही, समझ रही क्या कि किस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान हो और कैसे मिटिगेशन मैकेनिज्म और इफेक्टिव हो सके। मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ को पहले ही मिटिगेट कर देना, टाल देना, रोक देना कि भाई फ्लड आए ही ना। तो उसके लिए क्या है, नदी के अराउंड एम्बैंकमेंट बना लो, फ्लड प्लेन एरिया को खाली कर दो, नदी के कटाव क्षेत्र के अधीन खेती मत करो, पीछे रिजर्वायर्स बनाए, डैम्स बनाए, फ्लड कंट्रोल करें। इट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इससे हुआ क्या, इफेक्टिव मिटिगेशन। अब जब हो जाएगा उसके बाद तो फिर रेस्क्यू ही है, फिर तो रिकवरी करेंगे और उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे, रिहेबिलिटेशन। तो 2001 वाली ये नेशनल कमेटी कर ही रही थी, इतने में 2004 में वो सुनामी आ गई और फिर तो हाथ पाँव खड़े हो गए कि भाई अब नहीं, वी कैन नॉट अवॉइड दिस इंस्टीट्यूशन, वी नीड दिस इंस्टीट्यूशन। सो 2005 में फिर उस सुनामी के द्वारा कंपेल होकर के डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 2005 का। 2005 के इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत शुरुआत में संस्था नहीं बनाई, संस्था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी और उस संस्था का नाम था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। शुरुआत में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, नॉन स्टैट्यूटरी, लेकिन बाद में इसे फिर नोटिफाई कर दिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। जब ये एक बार उसके अंदर नोटिफाई हो गई तो फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फिर उस नोटिफाइड स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत स्थापित हुई। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर हो गई आपको? काम क्या रहेगा इसका? वही ये एपेक्स बॉडी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, इसे देखना है क्योंकि देश भर के स्तर पर मिटिगेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हों, कैसे डिज़ास्टर प्लान बनाए जाएँ, वो तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, उसी के तहत काम करने वाले हैं।
तो इसको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम समझिए। देखिए इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 9 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। ऐसा कहा है कि एक्सीड नहीं करना 9 से, थोड़े कम भी हो सकते हैं तो संस्था काम करेगी, लेकिन चेयरपर्सन और 9 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर देश के इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर देश के, तो ये कभी नहीं भूलना आपको। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। 9 और भी मेंबर हैं। चेयरपर्सन के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि उन मेंबर में से किसी भी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त कर दे, क्योंकि सही मायने में काम तो वाइस चेयरपर्सन ही करेंगे, क्योंकि पीएम तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है ना। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं वो तो उस स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर तो उस स्टेट के गवर्नर ही हैं, बट कामकाज एग्जीक्यूटिव कार्य प्रणाली देखने के लिए तो वीसी अपॉइंट होते हैं वाइस चांसलर। जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो नेचुरली उसके चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, लेकिन कामकाज करने के लिए वीसी तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर भी चेयरपर्सन तो पीएम है, काम करने के लिए वाइस चेयरपर्सन। इसकी शक्ति पीएम को ही दे दी, यानी कि इसकी शक्ति चेयरपर्सन को ही दे दी कि आप ही उन मेंबर में से किसी एक को वाइस चेयरमैन चुन लीजिए। तो जो वाइस चेयरमैन है उसका स्टेटस जानिए क्या है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का स्टेटस है उसका, और जो अदर मेंबर्स हैं उनका स्टेटस मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर का है। इस तरह से उनको स्टेटसेस प्रोवाइड किए गए जिससे उनकी पावर्स आएंगी और वो काम करेंगे उस कैपेसिटी में। सो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन द्वारा ही नॉमिनेटेड होते हैं अदर मेंबर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा रखते हैं। चेयरपर्सन जो है वो किसी भी मेंबर को डेजिग्नेट कर सकता है वाइस चेयरपर्सन, ये कैबिनेट मिनिस्टर का रुतबा रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़। और ओवरऑल ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके जुरिस्डिक्शन में, किस मंत्रालय के अधीन आती है? इट इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मतलब इस संस्था के कामकाज को लेकर के देश की जनता को जब सवाल पूछना है संसद में, तो संसद में सवाल आप देश के गृह मंत्री से पूछेंगे, अमित शाह से। ठीक है, इस संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर के देश की जनता जानना चाहती है। द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिनिस्ट्री इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट इज प्रेजेंटली इट इज मिस्टर शाहजी अमित ऑनरेबल। ओके, इतनी बात क्लियर? आगे चलें। कई सॉफ्टवेयर हैं पेगासस ये वो, चलो अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है हमारी सर्वेलेंस हो, कहीं आने वाले समय में जब पुरातात्विक विभाग को ये सब लेक्चर मिलेंगे तब ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हमें लगता है। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक विभाग, मेरा शब्द ध्यान से सुनना, तब तक तो शायद मैं ही ना रहूँ, ये भी ना रहे, कोई भी ना रहे। सच्चाई तभी सामने आ जाती है जब हम नहीं रहते हैं, ये भी एक सच है। सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं। तुम यदि नहीं हो सत्य तब भी रहेगा, तुम जब नहीं थे सत्य तब भी था। तुम्हारा होना ना होना उसकी प्रामाणिकता का आधार नहीं है, इसे जान करके चलिए। आज सिंधु सभ्यता नहीं है लेकिन उसका सत्य है। जब सिंधु सभ्यता नहीं थी सत्य उससे भी पहले था। तो सत्य सिंधु सभ्यता पर निर्भर नहीं है, सत्य को प्रामाणिकता नहीं चाहिए, सत्य स्वयं आपके अस्तित्व का प्रमाण होता है। ओके, इसे कभी गहराई से समझाएंगे। ये एक लाइन ही बहुत है, अगर ऐसे वाले पेपर में आ गई तो तुमको भरने पड़ सकते कम से कम 15 पेज कि सत्य स्वयं आपके अस्तित्व का प्रमाण होता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कभी थी, उसका प्रमाण उसके बारे में मिल रहे आज के सत्य हैं। तो सिंधु की सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण उसका आज का सत्य है, जो नहीं आया था सामने जब तक हम ये मान के ही नहीं चलते थे कि सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन से पहले भी कुछ अर्बन रेवोल्यूशन था। आई बात समझ में? तो आपके अस्तित्व का प्रमाण उस सत्य से आया, ये बात समझिए। चलिए, बहुत सी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अभी हिस्ट्री के लेक्चर में नहीं जाना, फिलॉसफी में नहीं जाना, सोशियोलॉजी में नहीं जाना, हम पॉलिटी में हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके? वो सारे अच्छे अच्छे काम जो हम करना चाहते हैं। इस धरती पे जो सबसे अच्छे बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। किसी का नए साल का रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होता होगा, लेकिन नया साल सबका ख़राब होता है। हरकतें रेजोल्यूशन से बाहर जाके करते हैं। ऑब्जेक्टिव किसी का गलत नहीं होता, मैं मानता ही नहीं हूँ। जो कोई ऑब्जेक्टिव गलत किसी का हो भी आपके पढ़ने में गलत लग सकता है, उसने तो बड़ी ऊपर की सोच रख के बनाया होगा। जिसने इंस्टाग्राम पे ये भी लिखा है मैं बैड गाय, ये भी उसने बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से किया है कि वो किसी को इम्प्रेस करना चाह रहा है, चाह रही है। हाँ, एक समय के बाद उसे रियलाइज़ हो कि ये गलत लिखा था मैंने। ऑब्जेक्टिव बैड नहीं होते, मेन बात है आपका एग्जीक्यूशन। पहले अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव पढ़ ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होते तो ऑब्जेक्टिव लिए को जाते हैं। पैमाना है ना भाई, ये पैमाना है ना आपके सत्य को जांचने का कि आप खड़े कहाँ हो। औकात ऑब्जेक्टिव से पता लगती है। ऑब्जेक्टिव ही ना लिए होते, अब आईएएस की तैयारी में ही नहीं आए तो पता कैसे लगेगा कि बेऔकाती हैं, तैयारी कर ही नहीं रहे। लेकिन साथ वाले बिल्कुल प्राउड में, क्योंकि वो तैयारी में कभी थे ही नहीं, तो उनके साथ तैयारी वाला पैमाना ही नहीं है, तो उनका एनालिसिस भी कोई नहीं। आपके पास पैमाना तो है तो आपका एनालिसिस भी है। तो ऑब्जेक्टिव उसका काम करते हैं, आपको निरंतर प्रेरणा देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको आपका लक्ष्य समझाते रहते हैं, आपको प्रयासरत रहते हैं। तो आपकी गिल्टी का आधार भी यही होते हैं, आपकी प्रोग्रेस का आधार भी यही होता है, इंप्रूवमेंट का आधार भी हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव भी सत्य है चाहिए।
यूजलेस नहीं है बेटा, समझ आई। तो शुरुआत में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन। पहले तो रोको भाई, प्रिवेंट होने ही नहीं देना। सुनामी आ रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत देखो कि अर्थक्वेक हुआ था, वहाँ पर क्या प्लेट्स स्लिप हुई हैं, सुनामी वेव ट्रिगर हुई है भाई, लोगों को एस्केप। डिजास्टर कब डिजास्टर होता है यार, तुमको कोई फर्क पड़ रहा है कि अलास्का में इतने सारे लावे फूट रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? अब उस लावे में जा करके घुस करके तंदूरी रोटियां सेकोगे तो खत्म हो जाओगे, डिजास्टर हो जाएगा कि 3 लोग मर गए। गाड़ी ले जाओगे जल जाएगी, संपत्ति का नुकसान, जान माल का नुकसान कराओगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। लेकिन अदरवाइज तो वो फूट रहे हैं, तो पृथ्वी का निर्माण हो रहा है यार। एक तरफ से समुद्र की जो धरातल सतह है उसमें पृथ्वी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ लावा से बन रही है। ये तो पृथ्वी का निरंतर क्रम है, चलता ही रहता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ना एक कण बढ़ा है ना घटा है, पृथ्वी का ये नियम है। आई बात समझ में। लेकिन तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सुनामी प्रोन एरिया से लोगों को साइड करा देंगे, ऊंची जगहों पे ले जाएंगे, उन्हें अच्छे शेल्टर्स में रख देंगे, संपत्ति का वहाँ पर सुरक्षा कर देंगे, बच गए हम डिजास्टर से। अब तुम ये कहो सर प्रिवेंशन का मतलब कि कोई ऐसा नेता आएगा या कोई ऐसी शक्ति जिससे हम सुनामी रोक देंगे। हाँ, ये मार्वल मूवीज़ की उन साइंस फिक्शंस में तो हो सकता है, मुझे लगता है शायद रियलिटी में पॉसिबल नहीं। ऐसे करके सुनामी तो नहीं रोकेंगे, कुछ और ही रुक जाएगा। सुनामी से होने वाले बेटे नुकसान रोकने हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है, ये बड़े स्तर पर कुछ डिजास्टर्स को रोक भी देता है, जैसे फ्लड को यू कैन मैनेज, यू कैन प्रिवेंट फ्लड, कि जब रिवर का फ्लो बढ़ रहा है, आप रिजर्वायर्स क्रिएट करें, उसके पानी को कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर दें, बचा सकते हैं। कई बार इफेक्ट प्रिवेंट करना है, कई बार खुद उस इवेंट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं उसके कैरेक्टर के मुताबिक। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज होने ही नहीं देना, प्रिवेंशन। इसके लिए प्रिपेयर्डनेस, तैयारियां। सुनामी रोकनी है, कोई टीला बनाया ही नहीं, ऊंची स्थान कोई बनाया ही नहीं, समुद्र के कंढे दीवार कोई बनाया ही नहीं और कहते सुनामी रोकनी है, बिकॉज हमारे पास एनडीएमए है। प्रिपेयर्डनेस किधर है? प्रिपेयर्डनेस, देन रेजिलियंस, कंसिस्टेंट रहना है, उसके प्रति रेजिलियंस रहना है। आप कैसे रेजिलियंस रह सकते हैं अपनी इस प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस के साथ? विद द राइट नॉलेज। विद द राइट नॉलेज आपको सुनामी के बदलते चरित्र, अर्थक्वेक की सुनामी से संबंध, सुनामी की मूवमेंट प्रोग्रेशन के ऊपर सारे रेगुलर डाटा अपलोड होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। विद थॉरो नॉलेज, एक बार की बनाई दीवार काम नहीं करेगी। विद इनोवेशन एंड एजुकेशन, इनोवेशंस करें, नई नई टेक्निक्स के थ्रू बुलवार्क बनाएं, कैसे लोगों को बचाएं, और लोगों को एजुकेट करें कि भाई ऐसे मौके में बचो, भागो, सूखे से ऐसे बचा जा सकता है। समझ आई? मल्चिंग करो अपने खेतों की, सॉइल में मॉइस्चर प्रिवेंट करो, पहाड़ों पर स्टेप फार्मिंग करो, कंटोर बंडिंग करो, एजुकेशन भी करना है, इनोवेशंस भी करना है, और थॉरो नॉलेज रखना है ऑलवेज। तब जाके प्रिवेंशन भी होगा, प्रिपेयर्डनेस भी होगा, और क्या होगा? रेजिलियंस क्रिएट करेंगे अपन अपने अंदर। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा बड़ा अच्छा है भाई। बुक कैसे पढ़नी है समझ आता है, लॉजिक अंडरस्टैंड होता है। ये थोड़ा थोड़ा मैं लिख के, थोड़ा थोड़ा नहीं, चैप्टर ही लिख देता हूँ, पर ये पूरे पूरे पॉइंट लिख के ऐसे समझाता हूँ। खुद किताब पढ़नी है तो ऐसे, कंटोर बंडिंग दिमाग में होना चाहिए, स्टेप फार्मिंग होना चाहिए, एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर सिस्टम होना चाहिए, कोसी और बाकी नदियाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट, एवरीथिंग यू नीड टू रिट्रीव योर होल डाटा जो आपने पढ़ा है अब तक, उसे लेके आए अपने लहजे में। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, अदरवाइज यू आर गेनिंग नथिंग, एग्जाम में कुछ भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इज second step, to encourage mitigation measures. if you want to prevent, mitigation measures must। उसके लिए वो mitigation measures कौन से encourage करने हैं? जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हों, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ट्रेडिशनल विजडम पे बेस्ड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड। समझ आई? ऐसे ही रिजर्वायर नहीं बना के बैठा देने, पहाड़ी डुबा दिए, सारी की सारी जो बायोडाइवर्सिटी थी वहाँ की ख़त्म ही कर दी। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होने चाहिए आपके प्रिवेंटिव में, आपके मिटिगेशन मैकेनिज़म्स। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रेडिशनल विजडम, ट्रेडिशनल नॉलेज को अवॉइड मत करिए। वो लोग उसी वन क्षेत्र में, उसी समुद्री किनारे में मछुआरों के तौर पर हज़ारों वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनकी जानकारी से ज़्यादा ट्रेंड नहीं तुम हो सकते। सिलेबस बाद में बने, तुमने बुक्स बाद में पढ़ी, वो सिलेबस उनके ज्ञान से ही बना। उनके ज्ञान को मत लूज़ करो, उनको साथ लेके चलो, उनको समझो, पूछो कि तुम क्या करते आओ इतने हज़ारों वर्षों से, कैसे डील करते थे। तो वो बताएंगे कि पुरखे बताया करते थे कि जब इस तरह से ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हुआ तो हमारे पुरखों को पता लग जाता था पहले ही, काफ़ी दिन पहले, कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होगा, एकदम नदी का बहाव बनेगा। तो वो 2 तरह से सेटलमेंट रखते थे, निचले और उचले क्षेत्र। तो हम उचले क्षेत्र में बस जाते थे जब हम नदी में अजीब सा बहाव देखते थे। तो देखा सारे पुराने लोग हिमाचल में जो भी पीछे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, उत्तराखंड में सॉरी, वो बच गए सारे, उनको कुछ नहीं हुआ।
ट्रेडिशनल विजडम को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बेटा, तब नीतियाँ बनेंगी सारी जा करके। ओके, सो ट्रेडिशनल विजडम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए आपका मिटिगेशन मेजर, ऐसे मेजर आगे लेकर के जाने। टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट टू द डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस, जो भी देश में विकास कर रहे हैं, सड़कें, बांध, टनल, इन सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में पक्की फिट कर दो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग। टनल बनानी है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखें कि लैंडस्लाइड ना हो, किसी तरह से यहाँ पर रोड ब्लॉक्स ना हो, कोई नुकसान ना हो, फ्लड ना हो। एवरी डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट बी एम्बेडेड विद द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। इस तरह से बनाओ। घर बनाने हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाओ, अर्थक्वेक रेजिलियंस। सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वैसे घर बनाओ। ब्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, ब्लड कह रहा हूँ फ्लड, तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं तो वैसे वाले घर बनाओ। सुनामी प्रोन एरियाज हैं तो वैसे बस्तियां बनाओ। कोस्टल इकोलॉजी को तंग मत करो, समुद्र के अंदर अंदर जा कर के मत घुसो, वहाँ पर घर मत बनाओ। तो हमने उसके ऊपर आपको लेक्चर भी दिए हुए हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। So if you want to do development, then okay, then follow the genuine guidelines of the coastal regulation zone and execute them. Ultimately, development will be there and the prevention will be there. It's easy, it's not difficult. So the thing is to establish, to mainstream disaster management into the development planning process. That is what the governments are doing. That is what you need to write down in your answer for the mains also. कि development process जो है वो must be oriented towards the डिज़ास्टर मैनेजमेंट होने चाहिए। हमें ऐसे काम करना है कि नुकसान ही ना हो। ओके, जैसे ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं आज की डेट में, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दैट इज़ द कंसेप्ट। टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क टू क्रिएट एन इनेबलिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड कंप्लायंस रिजिम। अब मुद्दा यही है कि नियम बहुत है, प्रिवेंशन मैकेनिज्म बहुत है, मिटिगेशन मैकेनिज्म बहुत है, बट कंप्लायंस कोई नहीं कर रहा, फॉलो कोई नहीं कर रहा। कोस्टल रेगुलेशन जोन है लेकिन अंदर जाके इमारतें बनी हुई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बम फुड़वा के गिरवाई भी थी अभी पीछे, मैंने आपको बताया भी था, बम ब्लास्ट हुए, होटल गिराए गए थे। सो जब भी आप इस तरह के कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क, ऐसी संस्थाएं बनानी है जो उन नियमों की पालना करवा सकें, और टेक्निकल और लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है कि टेक्निकली भैया इस कोस्ट पे ये घर पक्की इमारत बननी नहीं बनती, ये तो ज़मीन खिसक जाएगी तेरी रेत नीचे से। जब नहरें आएंगी, जब उधर से वेव्स आएंगी, तुम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो उसके रास्ते में, वो तो ब्रेच करेगा ज़िंदगी को लोगों की। इट इज़ नॉट गुड। हाई टाइड या फिर सुनामी में तुम बर्बाद हो जाओगे। सो लीगल और टेक्निकल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऐसा लगाया जाए ताकि आप हर तरह के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने वाली जो शर्तें हैं उनके साथ कंप्लायंस करवा सकें, तब जा करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट होगा। अब बताया गया है कि फ्लड प्रोन एरिया है और लगे ब्यास नदी में घुस के घर डालने या रिजॉर्ट बनाने, घर बनाने। अब कितने बड़े पैमाने पर फरीदाबाद क्षेत्र के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर जो गांव बसा दिए लोगों ने, इलीगली मंत्रियों की साठगांठ, अफसरों की साठगांठ से वो गांव बसाए गए। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि सारे खाली कराओ, सारे रिजॉर्ट, सारे होटल, सारी बड़ी बिल्डिंग्स भी घर वाले गाँव वालों के साथ खाली कराओ। सारा अरावली क्षेत्र खाली चाहिए अपन को। इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, इसको ख़राब नहीं कर सकते तुम। तो ये पहले ही पता होता तो ना करते, पता तो था लेकिन धांधली हुई। तो कंप्लायंस रिजिम मस्ट बी वेरी वेरी स्टॉन्च। ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम करना चाहिए। इसके लिए वी नीड इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क्स, देन वी विल प्रोटेक्ट द डिजास्टर्स। अदरवाइज अरावली एनक्रोच कर लिया आपने, डिजास्टर ही डिजास्टर है, फिर खत्म है कहानी। सारी फर्टिलिटी उस क्षेत्र की जाएगी, सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं तो सांभर के किनारे आपको मरे हुए माइग्रेटरी बर्ड्स ही मिलेंगे, फिर देश बचेगा नहीं। आई बात समझ में? वो बचाना पड़ेगा। एफिशिएंट मैकेनिज्म किस चीज़ के लिए क्यों चाहिए? एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क। क्या क्या रिस्क हैं इस डिजास्टर से जुड़े हुए, उसके लिए एक मैकेनिज्म ऐसा बनाएं जो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे कि दीज आर द रिस्क एरियाज। इस डिज़ास्टर से जान बहुत जाती है लोगों की, इस डिज़ास्टर से पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इस डिज़ास्टर से बिल्डिंगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचता है, इस डिज़ास्टर से सॉइल इफेक्ट ज़्यादा होती है, यहाँ पे सॉइल कट जाती है, एग्रीकल्चर प्रभावित होता है। तो पशुधन, एग्रीकल्चर, इंसान या उनकी संपत्ति, आइडेंटिफाई तो करो रिस्क किधर है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन असेसमेंट करो कि कितना है, कितना का है भाई। देन मॉनिटरिंग करो उस डिज़ास्टर रिस्क की, तब जा कर के आप प्लान बना पाओगे कि इन महीनों के दौरान इतना का पशुओं को नुकसान हो सकता है। वहाँ रखने के मुकाबले वहाँ से साइड कर लेना ज़्यादा बेहतर है भाई। उन घास के मैदानों को यूज़ करने की खातिर तुम जो पशु चरा रहे हो, बेहतर है कि साइड रखो, क्योंकि फिर नुकसान भारी पड़ेगा, पशु इतने का आया है तुम्हारा। तो इस तरह के डिज़ास्टर रिस्क की रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, और वो तब होगी जब उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे उन एरियाज़ को और उनकी रेगुलर असेसमेंट होगी, तभी यार प्लानिंग विल बी सूटेबल। कंपनसेशंस भी तब